हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसी साल सीबीएसई ने क्लास 10th में इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। पहले सीबीएसई के 10th में स्टोरी राइटिंग का टॉपिक था, उसको रिप्लेस किया गया है इस बार एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग से। आप पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि एक नया टॉपिक है, तो ये होता क्या है। अब जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग, इट मींस पैराग्राफ तो है, पैराग्राफ राइटिंग तो होगी, लेकिन बट आफ्टर एनालाइजिंग समथिंग, तो वो एनालिसिस के लिए आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। उन सब चीजों के बेसिस पर जो भी आपको दिया जाएगा, उन चीजों को एनालाइज करके आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। और ये 5 मार्क्स की है सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखते हैं, पहले समझते हैं कि व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। Analytical paragraph writing is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ तो है, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम पैराग्राफ लिखते हैं, सेम वही पैराग्राफ राइटिंग है, लेकिन ये लिखा जाएगा आपको जब आप उस चार्ट का, ग्राफ का, डाटा का या कुछ आउटलाइन का आप एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। सिंपली ये नहीं है कि कोई टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर आपने लिखना नहीं। आपको जो भी टेबल या ग्राफ दिया जाएगा, आप पहले उसको एनालाइज करोगे उस डाटा को, और उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपने लिखनी है। When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. अब ये जरूरी है याद रखना कि जितने भी उसमें फैक्ट्स हमें दे रखे हैं, ऑब्वियसली जो चीजें दी हैं वो हमारे लिए फैक्ट ही होंगी, चाहे वो कोई भी आउटलाइन, क्लूज या टेबल हमें दी गई है, हमारे अकॉर्डिंग वो फैक्ट है। उन फैक्ट्स को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी फॉर्म में रखकर, मैं उन्हीं फैक्ट्स को साथ में लेकर वो सारी चीजें कवर की जाएंगी जो कि आपको उस इंफॉर्मेशन में दी गई है, जिसके बेसिस पर आपने अपना पैराग्राफ राइटिंग करना है। और वो सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, एक से दूसरा रिलेटेड होना चाहिए। और ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये लगभग 100 to 120 वर्ड्स आपने लिखना है। यू शुड स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इट कैरीज ओनली 5 मार्क्स, तो यू मस्ट जस्ट स्टिक टू लिमिट 100 to 120। इससे ज्यादा उसको एक्सीड करने की कोशिश ना करें, आपका टाइम भी लगेगा और देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सो और आपको 100 और 120 वर्ड्स में अपनी बात को पहुंचाना है, तो जो आपकी लैंग्वेज होगी उस पैराग्राफ राइटिंग की, वो क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, जिसमें कि आप उन सभी डिटेल्स को, सभी चीजों को इंक्लूड करोगे जो कि आपको डाटा, ग्राफ या चार्ट या जिस भी किसी इंफॉर्मेशन के रूप में वो आपको क्वेश्चन में दी गई है। आपने ईच एंड एवरीथिंग व्हिच हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन, यू हैव टू फॉलो दैट। अब है, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग है तो देयर इज सर्टेन फॉर्मेट कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। सिंपल पैराग्राफ जो हम पहले लिखते आए, आप लोग लिखते आए, उसमें से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही है, बस हमने यहाँ पर गिवन क्लूज को इलाबोरेट करना है, जो डाटा के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इलाबोरेट करनी है। तो पहला है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, एज नॉर्मली हम लिखते ही हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या करना है, द फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। ये लिखना है कि वो पर्टिकुलर चीज किस चीज के बारे में, मींस आपको वो टॉपिक पता होना चाहिए, वो चीज पता होनी चाहिए कि वो क्या। It should be like an opening paragraph that introduces the reader to the context of the given chart, graph, data, etc. अब जो आपकी ओपनिंग लाइन होगी पैराग्राफ की, वो रीडर को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो आगे किस चीज के बारे में पढ़ने वाला है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, आगे जो राइटिंग है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या वो पढ़ने वाला है। When writing the introductory paragraph, you need not go into details. ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है, just need to mention what is clearly evident from the chart or the graph or any data given in the question. आपने सिर्फ उसी चीज का इंट्रोडक्शन देना है जो कि बिल्कुल क्लियर है उस समय आपके सामने, कि हम इस पर्टिकुलर चीज पर जो भी ग्राफ, डाटा, जो भी कुछ दे रखा है, कि इस टॉपिक पर आगे हम इसको एलैबोरेट करने वाले हैं। It is best to write the introduction in 1 or 2 lines.
1 से 2 लाइन में खत्म कर दे तो बहुत अच्छा होगा, और मैक्स है कि आप 3 लाइन से लिखें। नोट इट डाउन, जस्ट नॉट राइट डाउन मोर देन 3 वर्ड्स फॉर द इंट्रोडक्शन। फिर आता है इसका बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन राइटिंग अ पैराग्राफ। यहीं पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर रहे हो, पर्टिकुलर क्लूज और इंफॉर्मेशन से जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, उनको एनालाइज करके आपने यहाँ पर वो लिखनी है। और यहाँ सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेकंड पैराग्राफ में, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में दी जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है कि आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां दी गई हैं, उन सभी को उस सेकंड पैराग्राफ में इंक्लूड करो, कोई भी मत छोड़ो। हाँ, हालांकि ये जो पैराग्राफ है आगे सब पैराग्राफ्स में बांटा जा सकता है। इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 or 3 सब पैराग्राफ्स, बट इट्स नॉट अ मस्ट। ठीक है, सो ब्रेकिंग द बॉडी इनटू सब पैराग्राफ मेक इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। क्यों हम उसको सब पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे? ताकि जो पढ़ने वाला है उसको उस इंफॉर्मेशन को समझने में कोई दिक्कत ना आए, उसको क्लियर हो जाए जो भी पॉइंट्स हम बताना चाह रहे हैं। Once again, I'm telling you, it's not necessary to break down your second paragraph in sub paragraph. But if you need, आपको लगता है इसकी जरूरत है, तब आप ऐसा कीजिए। कैसे ब्रेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले जो आप उसका सब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा डिफरेंसेस जो दे रखे हैं, जो आपने वो देखना है उस पैरामीटर को कि वो वहां पर क्या बताना चाहता है। फिर है एनी एस्पेक्ट दैट आर सिमिलर शुड बी मेंशन नेक्स्ट। उससे सिमिलर कोई भी आपको लगता है कोई एस्पेक्ट है, जो डिफरेंस आपने बताया उससे रिलेटेड जो भी है, आपको चीज लग रही है, वो बिल्कुल उसके बाद आप ऐड ऑन करेंगे, बिल्कुल उसके नेक्स्ट ऑन। You should further mention about the aspect that are remain unchanged or constant throughout. और उसके बाद आप वो चीजें लिखेंगे जो आप देख रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्लूज, जो भी डाटा आपको दिया है, जो अनचेंज है, कांस्टेंट है। तो ये कोहेरेंट होने चाहिए, एक से दूसरा रिलेट होना चाहिए। इस दूसरा पैराग्राफ जो उसका सब पैराग्राफ है, दैट इज कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन। कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन में क्या होगा? इफ द चार्ट मेंशंस 2 different parties, for example man and woman, refer to both of them in the analytical paragraph. अब ये कोई चार्ट आपको दे रखा है, उसमें 2 पार्टीज हैं। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, समझ लीजिए एक मेल है और एक फीमेल्स हैं, और वो पैराग्राफ दोनों को ही मेंशन करके आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 पार्टीज हैं। If there is any contrast or comparison that could be drawn, you must present it effectively. अगर इन दोनों में कोई कंट्रास्ट दे रखा है, कोई आपको कंपैरिजन बताया गया है, तो उसको आपको क्लियरली और बहुत इफेक्टिव तरीके में अपने पैराग्राफ में लिखना है। If the chart is about a particular time period or highlights trends of several years, mentions each year in a concise manner. If any comparison or contrast can be done for more 2 years, you should write about it. अगर कोई ऐसा चार्ट दे रखा है जिसमें कई सालों से कोई ट्रेंड चलता आ रहा है, कोई पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड को वहां मेंशन कर रखा है, तो जो उसमें हाइलाइट्स हैं ट्रेंड की, वो आपको उन कंपैरिजंस को, उन कंट्रास्ट को क्लियरली बताना होगा, उसमें लिखना होगा। फिर होता है इसका मेंशनिंग क्वांटिटीज। अगर कोई क्वांटिटी, कोई डाटा उसमें दे रखा है, कोई भी फिगर दे रखी है, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्जैक्ट डाटा या क्वांटिटी इसमें दे रखी है, तो मस्ट राइट द सेम, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज। अब ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वो परसेंटेज हो सकती है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो रेशियोज हो सकती है। फिर आ जाता है कनेक्टिंग सेंटेंस, ये बहुत जरूरी है। इफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन और आइडियाज आर देयर, यू शुड यूज कनेक्टर्स और लिंकिंग फ्रेजेस टू लिंक देम लॉजिकली। ये बहुत जरूरी है कि आपको कनेक्टर्स और लिंकर्स की अच्छे से नॉलेज हो, कि एक सेंटेंस से आप दूसरा सेंटेंस जब कनेक्ट करने वाले हैं, तो कौन सा ऐसा कनेक्टर है जो आपके सेंटेंस को सही ज्वाइन करेगा। क्योंकि कई बार होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जहां हम कंट्रास्ट निकाल रहे हैं तो वहां बट लगेगा, लेकिन कुछ लोग एंड लगा देते हैं, तो वहीं पर उस सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाता है। तो जो लिंकिंग फ्रेजेस हैं, कनेक्टर्स हैं, उनकी नॉलेज भी आपको अच्छी होनी चाहिए, और वो आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेगी। डोंट वरी, कनेक्टर से रिलेटेड जल्दी ही एक वीडियो डालूंगी मैं।
फिर है द सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सीक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रेशनली। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस एक कोहेरेंसी होनी चाहिए कि पहला जो आपने डाटा ना फैक्ट दिया है वो दूसरे से रिलेट करता हो। तो ये बातें सेंटेंसेस में बिल्कुल एविडेंट होनी चाहिए, ये नहीं आपने मिक्स नहीं करना है, मैसअप नहीं करना पैराग्राफ राइटिंग में। फिर जो लास्ट पैराग्राफ आता है आपकी पैराग्राफ राइटिंग का वो है कंक्लूजन। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंक्लूड समथिंग, जिस पर हमने लिखा है उसको कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। तो लास्ट पैराग्राफ जो है इट शुड समराइज द आइडिया मेंशन एंड द इंफॉर्मेशन इन जनरल। जो भी कोई आइडिया दिया गया है, जो भी कोई इंफॉर्मेशन बताई गई है, उसको आपने यहाँ समराइज करना है। इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट एज द क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर ये देना, उसके बाद आप और कुछ डिटेल कुछ एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे, सिर्फ उसमें आपने अपना कंक्लूजन देना है। वन शुड कीप इन माइंड दैट वन मस्ट नॉट इंक्लूड any personal opinion, conclusions or observation. You should simply stick to the facts. आपने अपना personal opinion, अपने personal conclusions, अपनी observation वहां नहीं डालनी है, because it's purely based on the analysis of given clues. तो आपको you are supposed to stick to the facts. जो भी आपको वहां फैक्ट दिए गए हैं आपके क्लूज के तौर पर, डाटा के तौर पर, चार्ट में, ग्राफ में, आपको सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे स्टिक रहना है, अपनी ओपिनियन नहीं देनी है। और यू नीड नॉट डिस्पोज ऑफ इंफॉर्मेशन टू राइट अ गुड एनालिटिकल पैराग्राफ। द की इज टू चूज वाइजली द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेट करेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपर्ली। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब इसको एक्सजरेट करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत वाइजली उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पहले समझिए, उस गिवन इंफॉर्मेशन में से कि आपको क्या इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी लग रही है, फिर उस सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर उनको सही तरीके से फैक्ट को जोड़कर और उसको लास्ट पैराग्राफ में समराइज कर दीजिए। ये था कि हाउ टू राइट डाउन। अब यहाँ मैं कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए ये कुछ आपके ओपनिंग वर्ड्स हैं कि आप इस तरीके से अपना लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन के लिए यू कैन स्टार्ट विथ फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, चार्ट दे रखा है, टेबल सजेस्ट, कोई टेबल दे रखी है, लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ शोज, कोई डाटा गिवन है तो डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कोई चार्ट है, कोई पाई चार्ट है तो वहां पाई चार्ट करके लिख सकते हैं। फिर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, जो मैंने आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया, तो सेकंड पैराग्राफ के लिए आप कुछ कॉमन से फ्रेजेस और वर्ड्स हैं। आप पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि आप जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, रैपिडली डबल्ड आपने बताया पहले कैसी थी अब कैसी है, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग, इंक्रीजिंग, पीक, सोरिंग रेट्स, मतलब ऊंचाई की तरफ जा रही है, जहां पर ये कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन क्वांटिटीज के लिए आप ये सारे यूज कर सकते हैं। लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन स्लाइटली, ये जब आप लोअर, जब आप स्मॉलेस्ट डाटा को वहां शो करेंगे, स्मॉलेस्ट फिगर होगी आपकी, क्वांटिटी होगी। और आगे है कि जब आप क्वांटिटीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करेंगे, लाइक 40% ऑफ, 1/3 ऑफ, नियरली हाफ ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, ऑन एवरेज, ये सारी चीजें हैं, ये वर्ड्स हैं जो आप डिस्क्राइबिंग जो पैराग्राफ है आपका सेकंड पैराग्राफ उसमें यूज कर सकते हैं। और कोई रिलेशन और कंट्रास्ट आपने वहां शो करना, स्टैब्लिश करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन man and women, similarly in contrast with man behavior with the women in comparison to opposite case, हाँ, तो ये सब कंट्रास्ट शो करने के लिए वर्ड्स हैं। और फिर कंक्लूजन जब आप लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट। ये इस तरीके के फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी राइटिंग इफेक्टिव हो जाए। एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पहला एग्जांपल है ये एक पाई चार्ट का, इट इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। तो यहाँ ग्लोबल वेदर इज वार्मिंग लीडिंग टू आर्कटिक मेल्टडाउन, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब इसमें क्लियरली दे रखा है 100 वर्ड्स है, ये कुछ ओपनिंग सेंटेंस दे रखा है आपको, तो आप इन्हीं ओपनिंग सेंटेंस को यूज लेके, देखिए मैंने यूज कर रखा है, ऐसे करेंगे। यहाँ दिखा रखा है प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये अलग अलग ब्लॉक्स में क्या है, लैंड यूज कितनी है, एग्रीकल्चर कितना है, तो इन सभी डिटेल्स को, जो भी हमें ये डाटा दे रखा है, इसको हमने यहाँ यूज करना है। The global warming is primarily a result of greenhouse effect caused by too much carbon dioxide in the atmosphere, which acts as a blanket trapping heat and warming the planet. Burning of
फ्यूल्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर एनर्जी। अब ये देखिए पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया और उसके बाद इस पैराग्राफ में यहाँ जो ये शुरू चला ये हुआ एनालिसिस ऑफ डाटा। जो भी डाटा दे रखा था कि टेम्परेचर के हिसाब से एग्रीकल्चर का क्या है, रेफ्रिजरेशन का क्या है, और फिर हमने लास्ट में कंक्लूड किया कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। A warming world also has the potential to change rainfall and snow patterns. ऑब्वियसली बात है कि अगर वेदर में चेंज आता है तो उसके सभी चीजों में धीरे धीरे सीजन्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दूसरा देखिए ये भी एक पाई चार्ट है, इसमें दे रखा है वहां पर आपको इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्टरी लाइन दे रखी थी, यहाँ पे फिलअप्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको कुछ क्लूज दे दिए जाएं और वहां आपको इस तरीके से फिलअप करना हो। तो नीचे यहाँ मैंने इसके आंसर भी देख सकते हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला है ये आपको कोई बार ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ इसका देखिए द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम shows that death due to violence has increased considerably during recent years. Writes its interpretation in 100 words on how educated youth can play a major role in establishing peace in society. आप ये देखिए तो ऑब्वियसली थी किसका टॉपिक क्या बन गया, इसका हेडिंग बन गया रोल ऑफ यूथ इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर पूछ रखा है। फिर यहाँ देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 90 में कितना था, 95 में कितना हुआ, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये सब चीजें दिखा सकते हैं। देखिए कि थाउजेंड्स इन 2.5 इन 1990 बट इन 2010 इंक्रीज हो गया। इस तरीके से हमने एनालाइज करना है, इनको कंपेयर करना है और जो कंपैरिजन के बाद हमें मिलेगी क्वांटिटी वो हमने यहाँ पर लिखनी है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस, और आई होप आपको ये एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग समझ में आई होगी। इवन देन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और आई विल एक्सप्लेन इट मोर। So now like my video and share it as much as you can so that other people can also take the advantage of learning new things during this pandemic. Thank you and bye bye.